हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के तहत चुने गए उत्पाद को रिवाइज करेंगे। ये कुछ और नए ज़िले हैं जिनको अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी ODOP के तौर पर चुना गया। महाराजगंज से फर्नीचर को, मेरठ से खेल की सामग्री को, महोबा से गौरा पत्थर को, मिर्ज़ापुर की बात करें तो कालीन एवं मेटल उद्योग को, मैनपुरी में तारकसी कला को और मुरादाबाद में धातु शिल्प को एक जिला एक उत्पाद के तौर पर चुना गया है। मथुरा की अगर हम बात करें तो सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार मूर्ति एवं कंठीमाला, ये क्या है, मथुरा का एक जिला एक उत्पाद है। अगली बात करें मुजफ्फरनगर की तो गुड़ इसको मुजफ्फरनगर में एक जिला एक उत्पाद के तौर पर चुना गया। मऊ में वस्त्र उत्पाद को, पीलीभीत में बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद को, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला को एक जिला एक उत्पाद के तौर पर चुना गया। प्रयागराज से मूंज उत्पाद को, रायबरेली से काष्ठकला को, रामपुर से पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैचवर्क एवं मैथा, ये क्या है, ये रामपुर का एक जिला एक उत्पाद है। बात करें संत कबीर नगर की तो संत कबीर नगर से ब्रॉस वेयर को एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योजना है एक जिला एक उत्पाद, इसके तहत क्या है, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से एक विशेष उत्पाद को चुना गया है जो कि उस जिले से संबंध रखता है, उस जिले में फेमस है और उसी को प्रोत्साहन किया जाता है। तो इसी तरह से ये जो सारे ज़िले हैं इनमें जैसे हम बात करें मुजफ्फरनगर का गुड़ हो गया, तो गुड़ ये फेमस है मुजफ्फरनगर का, इसलिए इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की जागृति यादव को एक दिवसीय ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये जो जागृति यादव है ये लखनऊ की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो जो जयप्रकाश नारायण हैं ये बलिया के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे इन्हें साल 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको सितंबर महीने की, अगस्त महीने की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजदूत द्वारा उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग को समृद्ध बनाने में सहयोग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया? तो डेनमार्क के राजदूत के द्वारा। अगला है, बाल विवाह के मामले में देश भर में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो जो झारखंड है ये पहले स्थान पर है बाल विवाह के मामले में। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। और अभी जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए वो कहाँ पर आयोजित किए गए? तो याद होगा आपको, गुजरात में। अगला है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। अगला है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? तो PM नरेंद्र मोदी। अगला है, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है, विश्व भर बालिकाओं के शिक्षा, जन्म और नौकरी की जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वजाहत हुसैन को। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं वजाहत हुसैन की।
दोस्तों ये वजाहत हुसैन कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो AMU है, इसके एक प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर हैं ये वजाहत हुसैन। तो इन्हें जो है अभी ये पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया? तो पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको दिया गया। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के ये सेवानिवृत्त अध्यक्ष रहे वजाहत हुसैन। इनको जो है जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें इन्हें जो है ये शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये इन्हें दूसरी बार दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया जा चुका है। एक प्लांट टेक्सोनोमी विशेषज्ञ हैं हुसैन, इनको जो है 2 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बार संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से, और दूसरी बार जो है आयुष मंत्रालय द्वारा, और एक बार किसके द्वारा? तो संयुक्त रूप से विद्यालय अनुदान आयोग UGC और आयुष मंत्रालय द्वारा, और फिर वन्यजीव संस्थान और वन्यजीव विज्ञान विभाग AMU द्वारा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वजाहत हुसैन, इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया है? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। और दोस्तों ये जो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किस देश का है? तो UAE का ये पुरस्कार है। इस बात को याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो स्थापना ये वहीं पर की गई थी। और दोस्तों ये क्यों दिया जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो एक चिकित्सा पद्धति है, जो चिकित्सा शैली है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे वजाहत हुसैन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है, किस आयुर्वेदिक कंपनी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर देश का लाल ईर बीर पत्ते लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट होगा, डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों भारत की जो अग्रणी विज्ञान आधारित आयुर्वेदिक कंपनी है, कौन सी? डाबर इंडिया। तो इसने जो है अभी बॉलीवुड जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन, इनके 80वें जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष म्यूजिकल वीडियो लॉन्च किया है। नाम क्या है उस वीडियो का? तो देश का लाल ईर बीर पत्ते, ये है म्यूजिकल वीडियो। और ये जो म्यूजिकल वीडियो है इसमें जो अमिताभ बच्चन है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि देश का लाल ईर वीर पत्ते ये जो है क्या है? तो ये एक म्यूजिकल वीडियो है। और इसको जो है किसने लॉन्च किया है? तो डाबर इंडिया जो आयुर्वेदिक कंपनी है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस अभिनेता के जन्म दिवस पर? तो याद रखेंगे आप अमिताभ बच्चन के। दोस्तों डाबर इंडिया अगर हम बात करें कि तो जो डाबर इंडिया है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हमारे यूपी के गाजियाबाद में जो है इसका हेड क्वार्टर है। याद रखेंगे आप डाबर इंडिया। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व वीर विक्रम बहादुर मिश्र का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा C, पत्रकारिता से। दोस्तों राजधानी लखनऊ के जो वरिष्ठ पत्रकार थे वीर विक्रम बहादुर मिश्र, इनका हाल ही में निधन हो गया। जो वीर विक्रम बहादुर मिश्र हैं, इन्होंने लगभग 35 वर्ष तक स्वतंत्र भारत दैनिक अखबार में सेवा की है। वहाँ से विशेष संवाददाता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। श्री मिश्र जीवन भर एक ही समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में रहे। वे वर्ष 2001 से 2004 तक उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। तो नाम याद रखेंगे आप, वीर विक्रम बहादुर मिश्र ये कौन थे? तो ये जो है पत्रकारिता से संबंधित थे। कौन थे? तो ये जो है एक संवाददाता थे। और इसके साथ ही ये जो है 2001 से 2004 तक उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा B, DY चंद्रचूड़ को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये होंगे हमारे देश के अगले CJI। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उदय उमेश ललित, तो इन्होंने जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हैं ये 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और उनका जो कार्यकाल है वो कितना रहेगा? तो 2 साल से अधिक का उनका जो है कार्यकाल रहेगा। दोस्तों वर्तमान में जो जस्टिस यू ललित हैं ये 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे CJI के पद से।
और 9 नवंबर को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे और 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया, तो नाम याद रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। दोस्तों इनके नाम से संबंधित एक बात और याद रखेंगे कि जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, इनके पिता भी कौन थे? इनके पिता भी जो है मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और ऐसा पहली बार है कि जब किसी पिता का पिता और उसके बाद बेटा जो है मुख्य न्यायाधीश बने। इनके पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता थे यशवंत विष्णु। ये जो है देश के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और 1978 से 1985 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा था। किसका? इनके पिता का। पिता का नाम क्या था? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, ये इनके पिता थे। तो ऐसा पहली बार है, इसलिए याद रखेंगे कि ऐसा पहली बार है कि किसी पिता और उसका बेटा भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बना है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ये 50वें और इनके पिता 16वें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं 2022 में, इनको हम रिवाइज करते हैं। तो एनआईए के निदेशक कौन बने? तो दिनकर गुप्ता। नीति आयोग के सीईओ याद रखेंगे परमेश्वरन अय्यर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉ की प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस जनजाति समूह से संबंध रखती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे संथाल से, ठीक है, याद रखेंगे संथाल जो जनजाति समूह है उससे ये संबंध रखती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो जगदीप धनखड़। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर को जो है अपना पद ग्रहण करेंगे। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। सीडीएस कौन बने? तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये जो है सीडीएस बने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी, ये जो है महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किए गए। तो कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनमें से आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। नीति आयोग के सीईओ हो गए, द्रौपदी जो मुर्मू है राष्ट्रपति, इनसे संबंधित ये कि ये किस जनजाति समूह से हैं ये याद रखेंगे। और सीडीएस कौन है इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अवतार सिंह को। दोस्तों भारत सरकार ने जो अवतार सिंह हैं इनको जो है गिनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में ये विदेश मंत्री में निदेशक हैं। अवतार सिंह के जल्द ही गिनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। तो याद रखेंगे आप कि जो गिनी है यहाँ पर भारत का अगला राजदूत जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो अवतार सिंह को जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, टेलर फ्रिट्ज ने। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं टेलर फ्रिट्ज। इन्होंने 9 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो उन्होंने फाइनल में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी हैं फ्रांसिस टियाफो, इनको इन्होंने हराया है। ये फ्रिट्ज के करियर का चौथा और 2022 सीजन में तीसरा खिताब था। फ्रिट्ज जापान ओपन का खिताब जीतने वाले 10वें अमेरिकी हैं। और दोस्तों ये जो जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप थी ये कब से कब तक आयोजित की गई? तो 3 से लेकर के 9 अक्टूबर 2022 तक टोक्यो में जो है ये आयोजित की गई थी और ये 47वां संस्करण था। तो याद रखेंगे आप कि जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वां था, तो ये किसको दिया गया? तो दामोदर मौजो को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो नीलमणि फुकन को। याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वां दामोदर मौजो को और जो 56वां है वो दिया गया है नीलमणि फुकन को। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो रामदरस मिश्रा को दिया गया। किस लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां जो सरस्वती सम्मान है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन के लिए। और दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे जो रामदरस मिश्रा हैं ये यूपी से संबंधित हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां जो व्यास सम्मान है असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है ये शरद पगारे को दिया गया
पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो याद रखेंगे आप यहाँ से ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोल्पोस्कोप नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम उपकरण विकसित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, एम्स नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डिवाइस जो है विकसित की जा रही है। किस नाम से? तो कोल्पोस्कोप नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है, इसको जो है विकसित किया जा रहा है। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? तो महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और ये जो डिवाइस है ये साल 2023 में बनकर के तैयार हो जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है और भारत में हर साल लगभग 1,20,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। और लगभग 77,000 से अधिक महिलाओं की जो है इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी के लिए जो सर्वाइकल कैंसर है, इसी के लिए एक जो है डिवाइस विकसित की जा रही है एम्स नई दिल्ली के द्वारा कोल्पोस्कोप के नाम से। ठीक, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना के किस जहाज ने 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच, है ना, नौसेनाओं यहाँ पे होगा, नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IB समर के 7वें संस्करण में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ए, INS तरकस। दोस्तों INS तरकस ने 10-12 अक्टूबर 2022 तक चल रहे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं, यहाँ पर क्या होगा? नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IB समर के 7वें संस्करण में भाग लिया। जो IB समर, ये जो समुद्री अभ्यास है, इसका पिछला संस्करण 1 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2018 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है INS तरकस ने किया, एक चीतक हेलीकॉप्टर ने और मरीन कमांडो फोर्स के कर्मियों द्वारा जो है किया जा रहा है। तो याद रखेंगे आप कि INS तरकस ने जो है भाग लिया है किसमें? जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी की जो नौसेना है, इनको बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IB समर में। ठीक, याद रखेंगे आप। अगला है, अक्टूबर 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो है ये वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6.8%। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा करके कितना कर दिया है? तो 6.8% कर दिया है। जुलाई 2022 में ये अनुमान था कि 7.4 इसकी जो प्रतिशत आर्थिक विकास थी वो अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी 2022 के लिए जो है इसको काफ़ी कम कर दिया है। अगले वर्ष 2023 के लिए भी भारत की जो GDP है वो 6.1% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने भी जो है अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि साल 2022-23 के लिए जो भारत के विकास के अनुमान की दर है वो 6.5 है। तो ये याद रखेंगे, विश्व बैंक से 6.5 बताया गया और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके अनुसार भारत की जो GDP है वो 6.8% बताई गई है। अगला है, किस दिन को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, 12 अक्टूबर को। दोस्तों हर साल दुनिया भर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर और अन्य जो प्रोफेशनल हैं इस दिन बहुत से कैंपेन चलाते हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। किसके बारे में? तो विश्व गठिया, अर्थराइटिस भी इसको कहा जाता है। किसको? गठिया को इंग्लिश में अर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अर्थराइटिस दिवस जो ही कब मनाया जाता है तो भी आप याद रखेंगे 12 अक्टूबर को। साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो क्या रही? तो इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन, ये जो है थीम रही है साल 2022 की। दोस्तों ये जो दिवस है ये कब शुरू किया गया था? तो साल 1996 से ये शुरू हुआ था और तब से 12 अक्टूबर को हर साल ये जो है दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे।
तो दोस्तों ये थे 13 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 3 बार। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में हिमकैड नाम की जो एक नई योजना है, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।